सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हालिया इजलास पर, जहां चीन और रूस ने एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील का ऐलान किया है। बीजिंग ने भी तरक्याती बैंक और माली ताउन के पैकेजेस का ऐलान करते हुए दुनिया के सामने एक मुतबादिल आलमी ढांचे की झलक दिखाई है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजिंग में एक शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई, जिसमें 45 फॉर्मेशंस के दस्तों ने मार्च पास किया और चीन ने अपने जदीद तरीन हथियारों और दिफाई सलाहियतों की नुमाइश की है। ये परेड न सिर्फ चीन की अस्करी ताकत का मुजाहिरा थी, बल्कि एक सियासी पैगाम भी थी कि मशरक़ी दुनिया अपनी एक नई सफ़बंदी के साथ आगे बढ़ रही है। इस मौके पर पाकिस्तान के किरदार ने भी आलमी सतह पर खूब तवज्जो हासिल की है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात को बड़ी कामयाबी करार दिया है और फ़ौजी क़यादत को अमरीका के साथ ताल्लुक़ात मजबूत बनाने और भारत पर सिफारती दबाव बढ़ाने का क्रेडिट दिया है। अमेरिका और जो भारत के ताल्लुकात हैं, इसमें बढ़ती हुई खलीज और पाकिस्तान की वाशिंगटन में पजीराई ने खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को नए जावियों से अब उजागर कर दिया है। जबकि फिनलैंड के सदर ने भी खबरदार किया है कि अगर मगरबी दुनिया ने भारत और ग्लोबल साउथ के लिए ज़्यादा बावकार पॉलिसी ना अपनाई तो वो दोबारा ये खेल हार सकते हैं। इस पस मंज़र में आज जायज़ा लेंगे कि जो SCO है वो किस तरीके से एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात हैं, इसको दुनिया किस नज़र से देख रही है, और अमेरिका, चीन और रूस और जो भारत की बदलती हुई सफ़बंदियाँ हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैरूनी स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी है, इसका मामला भी आलमी फोरम्स पर अब उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने SCO समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के सामने रखा। अब 2 दिन पहले कोयटा में जो होने वाला बम धमाका था, उसकी जिम्मेदारी भी IS ने कबूल कर ली है। देखना यह है कि हाल ही पाकिस्तान को हासिल होने वाली दिफाई और डिप्लोमेटिक पजीराई का फ़ायदा उठाते हुए बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा कैसे किया जा सकता है। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। शंघाई ताउन तंजीम अब तक तो एक अलामती किरदार ही अदा करती रही थी, लेकिन अब जो पैकेजेस का ऐलान हुआ है, आलमी बैंक और माली ताउन के जो ऐलानात हुए हैं, इसके बाद आप क्या समझते हैं, एक मौसर किरदार इसका सामने आ सकता है, आलमी इदारा बन सकता है? देखिए, SCO में बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं, ख़ास तौर पे ये फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा गया। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस में जो दहशतगर्दी उसकी कंडेमनेशन की, उसके बाद जो फुजार में स्कूल बस था उसके ऊपर बड़ी डिटेल बात उन्होंने की है कि ये बड़ी गलत बात हुई है, और साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मनुअन उन्होंने उसको करारदाद में डाला। दिस स्पीक्स के SCO में तमाम ममालिक एक साइड छोड़ दें, इंडिया को तो भी डोंट काउंट, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, इसकी तो बात नहीं करते। लेकिन इसके अलावा आपके सामने जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, और इससे जो आपके वहाँ पर वैसे अटेंड कर रहे थे, उन सब ने मिलके इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको हम सब मिलके इसके खिलाफ हमें लड़ाई करनी चाहिए। और पाकिस्तान इज द फ्रंट रनर। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो टेरर के खिलाफ सिंगल हैंडेडली लड़े थे, और ये अमेरिकन ने इस दफ़ा रियलाइज किया जब फील्ड मार्शल गए थे स्टेट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जाके यही बात की कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इंडिया डिस्टेबलाइजिंग, कैसे हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं। हमने एक तकरीबन 1,90,000 या 1 लाख के फौजी सिविलियन शहीद हुए हैं, हमने $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस किया है, स्टिल वी फाइटिंग अगेंस्ट जो कि अमेरिकन वेपन एमुनिशन $7 बिलियन का छोड़ के आ गए हैं। इसके बेस के ऊपर उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने BLA को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इंडिया को उनको समझ आ गई कि इन्होंने कनाडा में क्या किया है, अमेरिका में क्या किया है, ब्रिटेन में क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है, पाकिस्तान में पुलिस शहीद किए हैं जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे।
that means that now Americans are in line with Pakistan, and I'm very sure कि जो कोई कुछ अरसे के बाद हमें मिलिट्री सपोर्ट भी हमें APC और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और इम्प्रूव की जाए, बिकॉज उनको तो सारा वहाँ बना ही चीज़ मिल गई है। अफगान तालिबान को, ATP फॉरेस्ट को, उसके बाद ये जो BLF को, फिर इंडियन को तो भी बड़ा झटका लग गया। ईरान ने उनको निकाल दिया, इसका मतलब BLF की वहाँ ट्रेनिंग होती है जो 4 बार में वो खत्म हो गई है। उधर से पाकिस्तान को अब एक मसला नहीं, अब ओनली अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर की, वहाँ पर अब उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी वो इनको डिसआर्म भी कर रहे हैं, इनको गजनी की तरफ ईस्ट में भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं। अफगानियों को भी वो डिसआर्म कर रहे हैं, बड़ी सख्ती कर रहे हैं, अरेस्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सीट पैक अब अफगानिस्तान तक जा रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स हैं विद अमेरिकन सपोर्ट। आई एम श्योर कि पाकिस्तान अब हम इसको मौसर तरीके से कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और 50-50, 70-70 लोगों को जो हम जिस तरीके से अब इनके तश्कीलों को मार रहे हैं जी, उससे भी इनकी कमर काफ़ी टूट रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जौहर सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, SCO वाकई अमरीकी और यूरोपीय इदारों के मुतवाज़ी एक नया आलमी निज़ाम बनाने जा रहा है, नया आलमी निज़ाम तश्कील देने जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिल्कुल इसका जो पस मंज़र है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जो है देखिए 2001 में बनी थी और प्राइमरीली रशिया और चाइना थे, और फिर इसमें जो 4 जो सताउंस हैं और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो थी 7। वक्त के साथ साथ ही एक्सपैंड होती गई है, बहुत से मुल्क इसमें आना चाहते थे। इंडिया पाकिस्तान 2017 में आए, फिर ईरान जो है, तो अभी बेलारूस भी आया, तो अभी 10 मुल्क हैं इस वक्त इसके। लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो 10 मुल्कों की रुकनीत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुल्क हैं। इसमें 40% दुनिया की आबादी इसमें रिप्रेजेंटेड है, 30% दुनिया की इकॉनमी इसमें रिप्रेजेंटेड है। ये बहुत से रीजन सारे जो ईस्ट एशिया है, यूरेशिया है, फिर इधर साउथ एशिया है, ये दुनिया के सबसे बड़े रीजन्स हैं, मोस्ट पॉपुलस और सबसे ज़्यादा डेवलपिंग भी, जो इस वक्त रैपिडली डेवलपिंग। तो बिल्कुल एक जो विजन दिया चाइना ने इसमें, जिसको शंघाई स्पिरिट कहते हैं, वो ये कि एक ऐसी दुनिया का निज़ाम जिसमें मुल्कों के दरमियान इक्वालिटी हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, और एक शेयर्ड जो है ना विजन हो फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का। क्योंकि अभी की जो दुनिया है, इसको देखते हैं कि मगरब के जो मुल्क हैं और अमेरिका उसका स्पेयरहेड कर रहा है उसको, वो तकरीबन फाइनेंशियल सिस्टम भी जो है, दुनिया का जो मॉनेटरी निज़ाम है, दुनिया के जो ट्रेड सिस्टम्स हैं, दुनिया का इवन जो आप इसको ये कह लें कि जो पॉलिटिकल एक किस्म का सिस्टम अगर कह लें आप, कि उसके एक डिस्पेंसेशन है, तो उस पर भी बहुत ही गहरा इम्प्रिंट है। तो अब वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है आना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत से मुल्क इस वक्त, कोई 10-15 मुल्क हैं जिसमें शामिल होना चाहते हैं। अज़रबैजान को तो अभी इंडिया ने सिर्फ रोका हुआ है, वरना वो तो बहुत कीन है। लेकिन उसके साथ ही साथ इसके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उसमें सऊदी भी है, UAE भी है, मलेशिया भी है, तो तुर्किया। अब देखें 10 मुल्कों की इसमें रुकनीत है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं जो इसके रुकन भी नहीं है, तुर्की के सदर अर्दोआन वो भी इसमें उन्होंने शामिल हुए, अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हुए। तो इसकी अहमियत जो है वो मुसल्लम है और बढ़ रही है पहले से। अब इसका फोकस क्या है? इसका फोकस जाहिर है, एक तो यह है कि एक वो जो ना अल्टरनेट जो ग्लोबल जो है ना ऑर्डर का व्यू, एक विजन देता है जो SCO, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें काउंटर टेररिज्म पे बहुत फोकस है, सिक्योरिटी जो बढ़ाने पे इन सारे रीजन्स में उस पर बहुत फोकस है, साथ ही साथ ट्रेड कनेक्टिविटी जो है, उसके साथ एनर्जी का जो है उसमें कॉपरेशन, और बहुत सी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन। तो अभी ये उसकी जो चाइना में तियानजिन में ये अभी तक सबसे बड़ी गैदरिंग थी, जो अभी तक 25 समिट्स हो चुकी हैं इसकी हेड्स ऑफ स्टेट लेवल्स पे जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये थी। तो उसमें बहुत ही नुमाया थी, और इसमें देखें वो लोग भी आए जो कि पहले नहीं आते थे। मसलन जो मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जी, ये बहुत सी पिछले SCO की मीटिंग्स में नहीं आते रहे, जान के इन्होंने कोशिश भी करते थे जब इनकी अमेरिका से और जो यूरोपियन ममालिक से वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा हम आहंगी थी, तो उस वक्त ये जान के इसमें थोड़ा से वो उस लेवल पे नहीं आते थे, जयशंकर को भेज देते थे। जी बिल्कुल ऐसी। लेकिन आए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होने की भी कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का जो वजह अमेरिका और भारत की दूरी भी हो सकती है। जौहर साहब का पॉइंट है, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक फौजी परेड भी हुई बीजिंग में जिसमें जदीद हथियारों की नुमाइश की गई, 45 फॉर्मेशन ने हिस्सा लिया। दुनिया के लिए ये क्या पैगाम है? और एक और अहम बात हारिस नवाज साहब, वो ये कि भारत की आला क़यादत इस फौजी परेड में शरीक नहीं थी, पाकिस्तान की आला क़यादत
इस फौजी परेड में शरीक थी, इसको किस तरह देखा जाना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि चाइना ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ये परेड का शो किया, दुनिया को बताया कि हाउ मच दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। उन्होंने अपने कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वेपन दिखाए, 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले नॉन कन्वेंशनल वेपन दिखाए। उसके बाद उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो ये सारे थे वो दिखा दिए। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से डिसिप्लिन फौज की परेड दिखाई, दिस स्पीक्स और दुनिया को बताया कि वी हैव नो एक्सपेक्टेड डिजाइंस, लेकिन वी आर फुली प्रिपेयर्ड। सेकंड, इसमें इसके साथ उन्होंने अपने वेपन सिस्टम सारे दिखा दिए, और पाकिस्तान को बुलाने का मतलब ये था कि दे शोड कि पाकिस्तान कितना एक अहम मुल्क है, जिसको वो आयरन ब्रदर कहते हैं। ऐसे किसी मौके वो पाकिस्तान के बगैर नहीं करते, और इंडिया को बड़ा क्लियर दिखा दिया। इतने नाउमीद होके उससे पहले अपना छोड़ के चले गए, और जो उनका सोच वहाँ पर मीडिया, गोदी मीडिया, जो कॉम्प्लेक्सिटी उनकी है वो नजर आ रही है, किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। सेकंड, देखें एसयू के अंदर भी एक बात मैं बताऊं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की और ओपनली डिक्लेयर की है कि हम वी ट्रस्ट एंड वी फॉलो इंटरनेशनल ट्रीटीज। हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को फॉलो करते हैं। वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस डिजाइंस, नॉट एट ऑल। उन्होंने हांगकांग, उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने वियतनाम में लड़ाई लड़ी, इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट किए। चाइना ने कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, और आराम से हांगकांग उनके पास आके उनको मिल गया। दे बिलीव कि इकोनॉमिक पावर इतनी करो कि अल्टीमेटली आपको ताइवान भी सीधा मिलेगा आगे। उन्होंने ये बताया कि हम कहीं ऑफेंसिव नहीं करना चाहते, हम कहीं कब्जा नहीं करना चाहते, हम पीस चाहते हैं दुनिया के अंदर, और हम किसी को कोर्स नहीं करना चाहते, चाहे मिलिटरली या इकोनॉमिकली। ये उन्होंने बातें बड़ी क्लियर कर दी, उनकी यही पॉलिसी है। लेकिन इस ब्लॉक को ज़ाहिर, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम नया ब्लॉक भी बना रहे हैं, उनके जो इंटरनेशनल नॉर्म चल रहे हैं वी विल कीप फॉलोइंग। लेकिन उन्होंने बड़े खामोश तरीके से अपनी पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर डिस्प्ले कर दी है, और इंडिया को मेरे ख्याल में रात की नींदें उड़ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जौहर सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, चीन और जो रूस का बयानिया है इसमें कसीरुल जहती और बालादस्ती की बात की जाती है, अमली तौर पर ये मुमकिन है या महज सियासी नारा ही? नहीं, देखिए दुनिया बदल तो रही है। वो जो एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जिसमें एक ही सुपर पावर, और फिर वही ब्रेटन वुड्स सिस्टम, पूरा जो सिस्टम बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें मैंने जिस तरह कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम भी वही है, मॉनेटरी सिस्टम भी वही है, वो कंट्रोल करते हैं। फिर बाकी भी बहुत सी चीज़ें जो उनसे दुनिया के इदारे भी सबसे बड़े, बेशक वो अब IMF है या वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस में भी देखें वो जो अभी कब एक प्रिविलेज क्लब है जो उन्हीं ताकतों का जो वक्त जीती थी, जिसमें खैर बाद में उन्होंने चीन को भी शामिल किया। तो अब जाहिर है कि इस वक्त एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ, या जिसको आप कसीरुल जहती कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरफ दुनिया जा रही है। अब ये जो चाइना का जो राइस है, जाहिर है कि वो दुनिया में बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आ रहा है, और आगे से जो है जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है, तो तब्दीली और भी ज़्यादा नुमायाँ होगी। इसी तरह रशिया की अपनी एक पोजीशन है, फिर ब्राज़ील है, बहुत से हिंदुस्तान भी समझता है कि जी वो भी एक ग्रेट पावर बनना चाहता है, ऑल्दो कि जो उनकी हरकतें हैं वो को उससे ज़रा दूर कर रही हैं। तो जाहिर है दुनिया बदल रही है। देखें वो जो यूरोप और अमेरिका एक वक्त जो डोमिनेट करते थे दुनिया में, जहाँ 60-70% दुनिया की इकॉनमी वो कंट्रोल करते थे, दुनिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो कंट्रोल करते थे, दुनिया की जो मिलिट्री पावर्स हैं सारी वो भी उनके पास। अभी एशिया इस वक्त जो है, एशिया जो है उसकी GDP जो है नॉर्थ अमेरिका से भी ज़्यादा है, EU से भी ज़्यादा है जो है, और उसमें जो मिलिट्री प्रोवेस देखें, बिल्कुल जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, अभी चाइना ने जिस तरह उसका मुजाहरा किया, और ये मुजाहरे से पहले भी दुनिया को मालूम था कि चाइना जो है कि किन किन टेक्नोलॉजीज़ में कहाँ पे पहुँच गया है। अभी देखें जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान के पास तो ज़्यादा चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजीज़ थी, जिनको पाकिस्तान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल भी किया, और हिंदुस्तान के पास वो मगर भी आला तरीन टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन वो देखें उनका कैसी उनको शिकस्त हुई उसमें। तो इसको बिल्कुल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको वो रोक नहीं सकते, और रोकने की कोशिश तो खैर कर रहे हैं। वो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को भी अपनी तरफ से तो बहुत ही कलीदी अहमियत दी, लेकिन हिंदुस्तान फिर एक जो है ना एक डबल गेम खेलना शुरू हो गया, एक डुप्लिशियस किस्म की
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे, कि एक तरफ वो उनके साथ भी जो है हॉबनॉब कर रहा था, उनसे भी फायदे ले रहा था वेस्ट से भी, दूसरी तरफ रशिया से भी तेल लेके ओपन मार्केट में बेच रहा था, और चाइना से भी उनकी ट्रेड 150 बिलियन डॉलर की है। तो उसमें वो चाइना इंडिया तो बहुत एक्सपोज हो गया। लेकिन जहाँ तक इस प्रोसेस का ताल्लुक है कि दुनिया एक यूनिपोलैरिटी से एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, एक मल्टीपोलर दुनिया का ग्लोबल डिस्पेंसेशन, जिसमें कि थोड़ी ज़्यादा इक्वालिटी होगी पहले से, और चाइना जो है ना बहुत से इनिशिएटिव्स, एससीओ तो सिर्फ एक है, चाइना का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, BRI का मंसूबा है, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है। इसी तरह रशिया जो है वो भी चाइना के साथ मिलके, और भी बहुत से मुल्क जो है देखें, वो ब्रिक्स का पूरा एक जो है वो भी जो मल्टीलैटरल फोरम है। तो वो इसी तरह EU को भी इस चीज़ का एहसास है कि दुनिया बदल रही है, और EU के बहुत से मुल्क जो हैं वो भी चाइना के साथ ताउन की तरफ जा रहे हैं। अभी देखें वो फिनलैंड की लीडरशिप का जो बयान है, तो इसलिए ये कहना कि जो है ना वो यूनिपोलैरिटी या एक ही सुपर पावर वाला सिस्टम जो है जिसको मगरब पूरी तरह से डोमिनेट करे वो चलता रहेगा, बिल्कुल चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही इस वक्त। एक मुतबादिल निज़ाम सामने आ रहा है, आ सकता है और अब आ चुका है यकीनी तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, जौहर सलीम साहब ने हिंदुस्तान की बात की, ट्रंप की जो भारत मुखालिफ तिजारती पॉलिसियाँ हैं, दूसरी तरफ जो रशियन तेल है उसकी ख़रीदारी के हवाले से भी भारत पर दबाव है, क्या ये वजह है आप समझते हैं जिसने नई दिल्ली को चीन और रूस के करीब कर दिया है, या फिर ये सब वक्ती है और ये देरपा साबित भी होगा? देखिए, चीन के बिल्कुल करीब नहीं किया। चाइना जो इकोनॉमिक बिजनेस करता है वो करेगा उनसे, वो उनकी पॉलिसी पहले भी कर रहे हैं। बट अगर आप ये समझिए कि मिलिटरी क्लोज के, देयर इज नो क्वेश्चन, दे जस्ट हेट इंडियंस। लेकिन वो इकोनॉमी के अंदर वो अपना बिजनेस करते हैं, वो इससे भी करते हैं, यूरोप से भी करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, वो सब दुनिया से करते हैं, और इसलिए इकोनॉमिक तरक्की इतनी उन्होंने कर ली है। इसलिए ये, लेकिन जाहिर है कि अमेरिकन ने इस वक्त पिक किया है इंडियंस को कि ये अमेरिका से भी फ़ायदा उठाता है, रशिया से भी फ़ायदा उठाता है। रशिया से जो है ये रॉ ऑयल लेता है, अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करता है और बहुत महंगे दामों देता है। दे हैव अर्न्ड बिलियन ऑफ डॉलर। ब्रिगेडियर साहब, समझते हैं भारत ये सब वाकई स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, या फिर उस पर दबाव है, वक्ती दबाव है, उस वजह से वही सब कुछ इस तरीके से कर रहा है? लेकिन दे थॉट के दे बिकम अ वेरी गुड बिग पावर, ये एक पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दे डोंट नो कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनके अंदर ना इनकी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग है, अनट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल फौज है। दे हैव नॉट एनी फॉर द लास्ट 3 डेकेड से इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की है। लड़ाई में अपनी इनका हाल देख ली, सिर्फ निहत्ते कश्मीरी औरतों बूढ़े बच्चों को शहीद कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो वहाँ से पैसा कमाया, दे थॉट कि अभी इंडस्ट्री हमारी बड़ी आ गई है और दुनिया ने हमारे पास आके इंडस्ट्री लाई है, चीप लेबर है, हम बहुत इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। अभी चाइना ने इनको इकोनॉमिकली भी स्टैंडर्ड करने लगी। जितना रॉ मटेरियल ये इनकी इंडस्ट्री लगी थी इंडिया में और रॉ मटेरियल आता था चाइना से, चाइना इज गोइंग टू स्टॉप गिविंग देम। उससे देखेंगे, घुटने टेकेंगे चाइना के सामने, और दुनिया अपनी इंडस्ट्री निकाल के लेके जाएगी दूसरे मालिक में। और पाकिस्तान शुड बी एबल टू कैच दैट थिंग व्हेन दे कर कमिंग। अगर सिक्योरिटी हमारी ठीक हो जाए तो हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें लग रही हैं, यहाँ पर हम इसको कैच कर सकते हैं। हमें अपनी 4 साइडेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसी भी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी, इंटरनल पॉलिसी भी, कि हमने इन एनवायरमेंट को कैसे कैच करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ चाइना, रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप इज अबव ऑल, देयर आयरन ब्रदर। जितने हम अमेरिका के नज़दीक जाएँ हम, लेकिन वी नो के यू विल नेवर नो कि ट्रांजिशनल और स्ट्रेटजिक है या ये टैक्टिकल है। ये हमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। बट चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप इज अबव ऑल, नोबडी कैन मेक एनी वेट बिटवीन इट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जौहर सलीम साहब, एक बड़ा अहम मामला है जो इस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए सामने आ चुका, वो ये है कि बैक वक्त पाकिस्तान जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रूस के साथ किस तरीके से करीबी ताल्लुकात कायम रख सकता है अमेरिका और चाइना के साथ? बिल्कुल, देखें, इसको कहा जाता था कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी डायलेमा ये होगा, और ये जाहिर है उस वक्त से शुरू हुआ जब अमेरिका ने वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या चाइना की को कंटेन करने की एक कंटेनमेंट स्ट्रेटजी एक ज़माने में इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ की थी और बड़ी कामयाबी से
अब वो चाइना के खिलाफ उन्होंने इस वक्त उसको एम्प्लॉय किया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इससे डील किया है। देखिए, हमारी जो दोस्ती है अमेरिका के साथ और चाइना के साथ, वो बहुत दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन उसकी जो है ना उसकी नेचर मुख्तलिफ है। चाइना के साथ एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है जिसमें बहुत ज़्यादा दफाई ताउन है, बहुत ही ज़्यादा, वो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं हमारे दुनिया में, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं दुनिया में। इसी तरह बहुत सारे शोबाजात में, और फिर एक जो स्ट्रेटेजिक जो है ना हार्मनी और अफिनिटी है बहुत ही ज़्यादा गहरी है, और एक पूरी ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे जो है ना रिलाय करने की और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की। तो वो एक बेनज़ीर दोस्ती है। इसी तरह जो अमेरिका है उसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती भी ज़ाहिर है दहाइयों पुरानी है। दोनों से वो जो है ना कोल्ड वॉर में एलाइज रहे हैं, उसके बाद भी अफगानिस्तान में बहुत से मौक़ों पे अमेरिका जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस आपको उधर से होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मिलती हैं। फिर वहाँ पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डियास्पोरा रहती है। फिर साथ ही साथ ये है कि जो दुनिया के इदारे हैं जिस तरह IMF या वर्ल्ड बैंक, तो अमेरिका को उनका गेट कीपर भी एक किस्म का कहा जाता है। और 10 मई के बाद तो हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत हुए हैं अमेरिका के साथ। बिल्कुल, तो अच्छी चीज़ यह है कि देखें तो उनके साथ भी जो है ताल्लुकात, उनकी एक अपनी अहमियत है। दिफाई ताउन बहुत ज़्यादा था बहुत दहाइयों तक, अब वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक जो है हम आहंगी कई चीज़ों में। पाकिस्तान की अहमियत आलमी सतह पर इस तमाम तर सूरत हाल में उजागर हो गई है। बिल्कुल आपको पॉइंट है। जौहर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा अहम मामला है, पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता रहा है कि जो दहशतगर्दी है इसको बैरूनी हिमायत हासिल है। अब SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर बात की गई है, मौक़िफ़ पेश किया गया है, इसके क्या असरात होंगे, कितना फ़ायदा होगा? देखें, ये बहुत फ़ायदा होगा। SCO में बड़ी ओपनली उन्होंने करारदाद पास की है, पाकिस्तान के फेवर में की है, टेररिज्म के खिलाफ की है, एवरीबॉडी हैज एग्रीड कि यस दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि SCO ममालिक को मिलके एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जहाँ पर तमाम ममालिक के इनके सिक्योरिटी जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान आए, ये पाकिस्तान ममालिक में चाहिए, एंड देन वी हैव अ सेमिनार, वी हैव अ डिबेट हाउ सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, चाइना, हम मिल के इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज द लिंचपिन इज अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान में हम पीस ले आते हैं, और जिस तरह चाइना भी एक्सर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान मिल के कि वहाँ हम सीपैक को भी लेके जा रहे हैं, अगर यहाँ पीस हो देन द ब्रिज मेड इजी। फिर उसके बाद तो देखें ना, अब सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान पीसफुल है तो दैट मीन्स कि हमारी बलूचिस्तान से सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर बलूचिस्तान से कनेक्टिविटी होती है तो हमारा गवादर पोर्ट बन जाएगा और सीपैक बन जाएगा, एंड देन द होल मार्केट जो फ्रेड है जो आपके लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड देन द होल अफ्रीका और मिडल ईस्ट आपके पास अवेलेबल है। काश्तकर से चाइना 8 दिन में 9 दिन में गवादर पोर्ट पर सिक्योर रूट से। आप सोचें पाकिस्तान को कितना बड़ा बेनिफिट होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें चाइना को बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि चाइना भी वहाँ माइन मिलन एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन कभी चाइनीज कोई वहाँ नहीं मारा गया, और वो उसको बहुत पैसा भी देते हैं अफगान गवर्नमेंट को। ये चीज़ों को उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी अफगान तालिबान के टेल को ट्विस्ट करें, उनको मजबूर करें। You have to find a solution। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान अब इंटरनेशनल फोरम्स पर इसकी बात हो रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की यकीनी तौर पर तायद है। जौहर सलीम साहब, चीन और रूस जैसे ममालिक जो खुद भी दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसको आगे बढ़ाने में अब ये ममालिक क्या अमली किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, चीन के साथ तो जिस तरह मैंने कहा एक बहुत ही मिसाली दोस्ती है, और जो काउंटर टेररिज्म है वो भी उन एरियाज में शामिल है जहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा ताउन है। तो क्योंकि चाइना को भी थ्रेट है, कई ग्रुप हैं वहाँ पे जैसे एटम है, और अफगानिस्तान में जो चाइना में भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इसी तरह रूस जो है, रूस को भी हमेशा अफगानिस्तान से एक तो टेररिज्म के हवाले से थ्रेट रहा है, दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से उनको एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो चैलेंज समझते हैं। तो उसमें तो इन दोनों मुल्कों के साथ हम डिफरेंट फोरम बने हुए हैं। कोई ट्राइलेटरल फोरम है, कोई क्वाड्रिलेटरल फोरम है जिसमें अफगानिस्तान भी है, रशिया है। देखिए जैसा एक था, अभी इसकी मीटिंग हुई थी चाइना में ही, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के, चाइना के और अफगानिस्तान के। तो उसमें बहुत ही पेशरफ्त भी हुई, बहुत अच्छे माहौल में हुई, और उसके बाद तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने में आई हैं।
तो इसी तरह रूस के साथ भी कई मैकेनिज्म्स हैं। रशिया जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कीन है कि पाकिस्तान के साथ वो काउंटर टेररिज्म में ताउन बढ़ाएं, क्योंकि वो जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं जहाँ जो हम फेस करते हैं वो इन ममालिक को भी करने हैं। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा जौहर सलीम साहब और दिफ़ाई तज़किया ब्रिगेडियर रिटायर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो हालिया डिज़ास्टर पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आया है, उसके बाद मईशत को दरपेश चैलेंजेस की बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना है कि अब पाकिस्तानी मईशत मुल्की खतरात और बैरूनी झटकों से निपटने के लिए बेहतर पोजीशन में आ गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो नुमाया तौर पर कम हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 में तरसीलात ज़र बढ़कर 38 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। सवाल ये है कि सैलाब की वजह से मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि जो सैलाब के मुआशी असरात हैं उसकी वजह से माली दबाव में भी इजाफा हो रहा है। लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया, जिससे फूड सप्लाई चेन पर शदीद असरात पड़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अगरचे अगस्त में महंगाई की शरह हुकूमती अंदाज़ों से भी कम रही है, लेकिन जो सैलाब है उसकी वजह से गंदम, सब्जियों और फलों की कीमतों में अचानक से इजाफा देखने को मिला है, जो कि यकीनी तौर पर परेशानी का बायस है। कराची समेत कई शहरों में सब्जियों की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। टमाटर की कीमत बढ़ी है, प्याज की कीमत बढ़ी है, इसके अलावा दीगर ज़रिए अजनास की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। ख़ासतौर पर गंदम की बात करें तो उसमें भी 300 रुपये तक का इजाफा हुआ है। अब खदशा ये है कि सैलाब से मुतालिक रुकावटों की वजह से जो टैक्सेस की वसूली है वो यकीनी तौर पर कम होगी। इस सूरत हाल में हुकूमत ने सितंबर से नवंबर के दौरान अपने मालियाती जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए बैंकों और कैपिटल मार्केट से तकरीबन 4,800 अरब रुपए कर्ज लेने का एक बड़ा मंसूबा बना लिया है। दूसरी जानिब वफाकी इदारा शुमारियात ने भी बताया है कि माली साल के पहले 2 माह में तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। ताहम एक अच्छी खबर आई है कि रवां सीज़न में कपास की जो पैदावार है उसमें गैर मुतवक्के इजाफा देखा गया है, जो कि पहले की जो पेश गोइयाँ हैं उसके बरक्स है। क्या सूरत हाल रहेगी, मजमूई तौर पर सैलाब के जो मुआशी असरात हैं वो किस हद तक गहरे होंगे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो ज़ेर आब आ गई है, ख़ास तौर पर ज़रई अराज़ी, और इसमें अगर हम देखें तो सब्जियां, फल और फिर गंदम, इन तमाम तर की कीमतें हैं वो तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। कितने दूर रस होंगे ये जो ज़रई अराज़ी हमारी ज़ेर आब आई है, इसके असरात पाकिस्तान इकोनॉमी जस्ट प्रायर टू फ्लड्स के हम खड़े कहाँ थे, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, जिसका मतलब था कि एक अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई। बैरूनी खसारा जुलाई से पहले जो है जून तक संभल गया था, बल्कि सरप्लस में आ गया था, इसलिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को स्लो करके, ग्रोथ रेट को स्लो करके, इंपोर्ट की डिमांड को कम रखकर और अपनी जो लोकल डिमांड है उसको भी तोड़कर जो बैरूनी खसारा था उसको संभाल लिया था और कुछ मालियाती खसारे को भी संभाल लिया था। ये एक टिपिकल बिहेवियर है उस इकोनॉमी का जो IMF से इंगेज करती है। कम जुलाई एंड अगस्त के फिगर तो आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रेड का इम्बैलेंस है वो बहुत बढ़ गया है, यानी कि 29% ज़्यादा है पिछले साल से। आई थिंक 6 अरब डॉलर के करीब इन 2 माह का ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का। जैसे ही हमने अपना 22% का रेट 11% किया पॉलिसी रेट, थोड़ा सा इकोनॉमी को गुंजाइश दी, तो फिर ट्रेड डेफिसिट और अल्टीमेटली यानी कि जो बैरूनी एक्सटर्नल चैलेंजेस थे वो खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी आज भी गियर्ड है ऐसे ही कि जैसे ही हम इकोनॉमी को ग्रो करने की गुंजाइश देते हैं, हम मॉनेटरी ईजिंग करते हैं, प्राइवेट स्पेंडिंग पिकअप करती है, उसी वक्त एक ट्रेड का खसारा खड़ा हो जाता है। पहले तो ये समझ लें। सो हमें आज मौका मिला हुआ है कि अपने फंडामेंटल्स को ठीक कर लें। इन्हीं फंडामेंटल से मैं बिल्ड करता हूं कि क्या होगा अगर ये फ्लड्स का इंपैक्ट आएगा। देखिए ना, पहला फंडामेंटल ये है वाटर के रिजर्वॉयर्स। दैट डजंट मीन ओनली डैम्स, दैट मीन स्टोरेजेस। वाटर किस तरह मूव करेगा। थिंक ऑफ वाटर एज योर फ्रेंड
think of water as blue oil. Don't think of it as कि हम इसकी devastation को कैसे रोकें। जी बिल्कुल, इसको मौके में भी बदला जा सकता है ना डॉक्टर साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम इसको जो हमें नुकसान है इसको फायदे में भी बदल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़े अहम चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में फौरी तौर पर हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। एक तो फूड सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, दूसरा टैक्स वसूलियों में भी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये दो अनासिर हुकूमत के लिए अगले 6 माह में कितने बड़े चैलेंजेस हैं? तो एक तो देखिए ना कि अभी तक तो कोई फ्लड एस्टिमेट्स हमारे पास उस तरह से नहीं आए हैं। जैसे 2022 में कहा 20 अरब डॉलर से लेके 40 अरब डॉलर तक का तखमीना था, कुछ इकोनॉमिक लॉसेस था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधा आधा ही तकरीबन सोचा जा रहा था। अभी जो पोजीशन है जो मैंने तहकीक की है, जो राइस क्रॉप है वो सबसे ज्यादा हर्ट है इस वक्त। इसी तरह जो शुगर केन क्रॉप है वो भी हर्ट है। कॉटन प्रोडक्शन जो है थोड़ी सी बेहतर आ रही है, पर ओवरऑल शायद कम होने का खदशा है। अगर इस तनाजुर में देखें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, रोड्स, जिस तरह इनको रीसेटलमेंट के लिए पैसे चाहिए, फिर जिस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस का है वो हर्ट होता है। तो ओवरऑल तो ये पोजीशन है। इसी तरह जैसे ही सप्लाई कंस्ट्रेंट होती है, मूवमेंट से हो किसी और तरह हो, तो टमाटर, प्याज जो हमारी ज़रूरियात हैं उनमें एक खिंच सी दिखाई देती है। एनेक्टोटली भी यही दिखाई देता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने जो चैनल्स हैं ऑफ सप्लाई वो इंश्योर करने हैं। हर क्रॉप को देखना है कितना अवेलेबल है। मैं तो अभी शॉर्ट टर्म की गुफ्तगू ऑफ कोर्स कर रहा हूँ, और अगर कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन उठा के टमाटर है, प्याज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत है तो उसको कवर करना है। शुगर केन को ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि क्या अगली क्रॉप आएगी, तो अप्रैल तक फिर हमें उसको बिल्ड करना है ताकि वो क्राइसिस ना हो। राइस का एक्सपोर्ट क्या हर्ट होता है वहां देखना है। टैक्सेशन तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि अगर इकोनॉमी फिर स्लो हो जाती है, जो 4% के करीब इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हम एस्टिमेट करें, 3.2% से 4.2% का एक अगर बैंड मैं आपके सामने रखूं, तो अगर एग्रीकल्चर हर्ट होता है तो ये ग्रोथ रेट भी हर्ट होगा आपका। उसी से मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी एक स्लो है, तो क्या आपकी टैक्स कलेक्शन स्लो होगी? जरूर होगी। तो उसको गैप को एक्सपेंडिचर रन्स ना हो, ओवर रन्स ना हो, उससे कैसे संभालना है? ये सब तो वो चीजें हैं जो आपने मैनेज करनी है लॉन्ग टर्म। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को एक दरीना मौका है, याद रखिए। मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक आपने सिचुएशन 10 मई की देखी, उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टैचर मिला है। आप जब तक अपने फंडामेंटल्स को नहीं ठीक करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, ये भी यार याद रखिए कि आप एक एरिड लैंड हैं, तो आपको क्या क्रॉपिंग पैटर्न बनाना है। मतलब यू हैव टू थिंक डीपली, एंड ये काम नहीं करेंगे आप, अपनी जो टैक्स की मैनेजमेंट है उसको ब्रॉडन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे। काफ़ी पॉइंट्स आपने डॉक्टर साहब उठाए हैं। आपके नज़दीक मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा क्या है? तिजारती खसारा, महंगाई, या फिर टैक्स वसूलियों में कमी? देखिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम किसी तरह जो अपना जीडीपी ग्रोथ का थोड़ा सा मोमेंटम बनाने लगे हैं वो टूट जाए। अगर वो मोमेंटम टूट जाए तो ये जो सारी हैं, मतलब ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होगी, टैक्सेस नहीं उस तरह ग्रो करेंगे। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आपकी जो आउटपुट गैप कम नहीं होगा, तो आपका सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तो आपका ट्रेड डेफिसिट। सो द फंडामेंटल एस्पेक्ट इज कि ग्रोथ कितनी इम्पैक्ट फ्लड से होती है, और जो ग्रोथ ड्राइवर्स फंडामेंटली ठीक करने वाले हैं वो हम कितने ठीक करते हैं। डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 आसान तरीन तरीका है समझने का पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को। एग्रीकल्चर को पूरा रीथिंक करना, एरिड लैंड, क्रॉप्स की पैटर्न चेंज करना, वाटर, मैंने जैसे कहा कि यार थिंक ऑफ वाटर, हाउ यू कैन यूज वाटर रादर देन थिंकिंग कि डेवस्टेशन कॉज कर रहा है, अब क्या करें। और फिर वो वक्त गुजर जाता है। और आखिर में ये कहूंगा, खुद आपने कहा कि हम बाहर गए, हमने 11 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स किए कंफर्म जिनीवा में, 2.5-3 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं कर सके। तो आपकी ये सब काम करने की जो कैपेबिलिटी है, वेदर इट्स इन द प्लानिंग कमीशन, वेदर इट्स इन द की मिनिस्ट्रीज, एनर्जी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउ डू यू बिल्ड दैट अप कि आप ये डिलीवरी कर सकें। आई थिंक कि पाकिस्तान को मौका जहां मिला है वहां ऑब्वियसली चैलेंजेस इतने जो डीप रूटेड हैं उनको हल करना है। अभी तक ये भी सोच है कि शायद कोई बाहर से आके फंड करके इस मसले को हल कर देगा। यार यकीन रखिए कि ऐसा होता नहीं है।
कोई भी मुल्क की आपने डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कोई बाहर से आकर मसले हल कर देगा, लेकिन बहरहाल मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें आप क्या समझते हैं फौरी तौर पर रिलीफ और बहाली के लिए जो इक़दाम हैं उसमें हम बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों पर किस हद तक इन्हिसार कर सकते हैं? यार इतना ही इन्हिसार कर सकते हैं ना कि आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, उनसे फंडिंग ले लें, आप क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इस वक्त फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर लें, पर इन द लॉन्ग रन अगर आप बहते दरिया के ऊपर बनाएंगे एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ तो वो तो कोई बाहर से आके नहीं हल करेगा। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो भी कोई बाहर से नहीं आके हल करेगा। डैम्स बनाना आज से 5-10 साल इतना बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। सो फिर वाटर रिजर्वायर कैसे बनेंगे? क्या छोटे छोटे रिजर्वायर बनेंगे कि जो रिवर सिस्टम्स हैं उन्हीं में एम्बेड की जा सकती है ये कैपेसिटी? ये वो चीजें हैं जो डीप थिंकिंग मांगती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी हल जो है वो रिसर्च डेटा फ्रेमवर्क्स के बगैर नहीं बनता और वो लोकल होते हैं। हम ये शायद सोचते हैं कि हम कोई ट्रांसपोज कर सकते हैं किसी तरह के भी सॉल्यूशंस ऑन पाकिस्तान, ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। लोकल थिंकिंग, लोकल लर्निंग, लोकल नॉलेज, ये वो 3 चीजें हैं जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमें बताती हैं। और गुड इकोनॉमिक्स का इम्प्लीमेंटेशन, आपने जहां भी गुड इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया, आपने आपके सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया, राइट? 80 चैनल खड़े हो गए, इतने लोगों को नौकरियां मिल गई। एक पाकिस्तान जो है जब इंडिया के साथ जंग भी कर रहा था तब भी पाकिस्तान का मीडिया जो था सुपर था। क्यों था? प्राइवेट सेक्टर में हमने करने दिया इसको, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ठीक बना लिया। यार यही तरीका है आगे बढ़ने का। पाकिस्तान के पास कमी नहीं है इन चीज़ों को करने की। एनर्जी सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, रेलवे को किस तरह निकालना है तहवील में से, ये सब काम होने वाले हैं। बट ये मांगते हैं वो एक्सपर्टीज पब्लिक सेक्टर की जहां पे पब्लिक सेक्टर ये डिलीवरी कर सके कि हम इन चीज़ों से निकल रहे हैं, हम इन चीज़ों से जिसे कहते हैं विड्रॉ कर रहे हैं, हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने मालियाती खसारे को कम करके प्रोविंसेस से मसले सॉर्ट करके अपनी बैंक बोरोइंग को घटा रहे हैं, जिसकी तरफ कुछ कदम भी हुकूमत उठा रही है। क्या वो स्केल है अभी भी कि हम अब ये कहें कि यार नहीं 75-80% बोरोइंग स्टेट नहीं कर रही तो प्राइवेट सेक्टर को तो बैंक देगा तो बात बनेगी? ये सब ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको वाटर 2022, 2010 अभी फ्लड्स जो है मोर रिपीटेटिव हो गए हैं। फ्लड्स तो यहाँ इंडस सिविलाइजेशन में कब से आ रहा है, अब क्लाइमेट चेंज ने उसको मे बी फास्टर कर दिया आप कह सकते हैं। बट फ्लड इकोनॉमी से तो ये इकोनॉमी चलती थी, 5-6 साल एग्रीकल्चर बेहतर हो जाता था। बट आपने क्या रिवर बेड्स की वो कैपेसिटी तोड़ दी है। यू हैव टू नाउ रियली थिंक कि कौन से वो अदारे ये डीप थिंकिंग करके इन सब चीज़ों का जिनका हमने आज जायजा लिया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहाल करने के लिए और इन चैलेंजेस से 5 से 8 साल में निकल जाने के लिए डिजाइन्स पेश कर सकते हैं। अच्छा, और ये सोच रखें कि एक्सटर्नल सपोर्ट पेरिफेरी पे हेल्प कर सकती है बट वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की जामिन कभी भी नहीं बन सकती। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं महंगाई को काबू में रखने के लिए और जो ज़रूरी बहाली है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का 24% तबका ऐसा है जो इस सनत पर इन्हिसार करता है, इसकी बहाली के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए ना, इस पे तो यही है कि किसी तरह जो फार्मर है उसको अगर इस वक्त ज़रूरी ज़मीन में पैसों की ज़रूरत है तो उसको इंश्योर किया जाए, कोई स्कीम्स लाई जा सकती हैं। दैट्स नंबर 1। दूसरा ये है कि वाटर जब रिसीड करता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्रॉप का डैमेज क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या क्रॉप की इंश्योरेंस आपने कराई हुई थी? देखिए ना, जब तक डीपर बात नहीं करेंगे क्या लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस थी कि नहीं थी, इसको प्रमोट करें, इसको हल करें किसी तरह। हल करने का काम अगेन रेगुलेटर्स का है, चाहे वो SECP हो, स्टेट बैंक हो, कि क्या इंश्योरेंस के मैकेनिज्म्स हैं कि अगर क्रॉप्स का डैमेज होता है, लाइफ स्टॉक का डैमेज होता है तो उसको कैसे हल किया जा सकता है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो बड़ी जैसे कहेंगे डीपर गुफ्तगू करें। यार बात यह है कि सतही के कोई सोल्यूशन है नहीं है। काश मैं आपको सतही सोल्यूशन देके कहता हुकूमत पैसे देके बीज खरीदे। देखिए, ये ना हुकूमतों के पास कभी भी इतने ज़राए होते हैं कि वो ये काम कर सकें। एक हुकूमत जो 5-6% का खसारा कर रही हो अपने GDP का, वो कैसे ये काम कर सकती है? पर वो ये काम ज़रूर कर सकती है कि पॉलिसी साजी ऐसी करे कि क्रॉप इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस ये काम शुरू हो। वो ये काम जरूर कर सकती है। बिल्कुल, फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अजीज, अगले चंद माह में हुकूमत के लिए मुतादिद बड़े चैलेंजेस हैं जिनमें फूड सप्लाई चेन में कमी, ज़राअत, इसके अलावा टैक्स वसूलियों में कमी और महंगाई की सूरत में सामने आ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।